नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और ये चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतकी। और इस रासायनिक बलगतकी के अगले टॉपिक्स पर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको बताने जा रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ से 4-5 नंबर उठाने हैं तो आपको इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इसका डेरिवेशन और इसके द्वारा बनने वाले सवालों को पढ़ना नितांत आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो आइए आज हम इसको देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे कि हमने परिभाषा पहले लिख दिया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अभिक्रिया लिखा है, कोई भी अभिक्रिया हमने लिखा है, क्या लिख दिया है, कहीं भी लिख दो। ये यहाँ हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए और प्लस बी। अगर ऐसे लिख करके हमने ऐसे सी कर दिया तो जो हमारा रेट है, अगर वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ए की घात 1 एंड बी की घात ए। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यह अभिकारक ए की सांद्रता है और जो ब्रैकेट बी लिखा हुआ है यह अभिकारक बी की सांद्रता है और इनके ऊपर पावर 1 लगा है। अगर ऐसा केसेस है तो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्लियर हो गए? तो अब यहाँ से देखिए, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप समझ गए हैं तो इसका डेरिवेशन समाकलन समीकरण कैसे होता है और उसके द्वारा वेग स्थिरांक, कल शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और समाकलन विधि के द्वारा बताया गया है। आज हम बताने जा रहे हैं समाकलन विधि के द्वारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो चलिए मानते हैं कोई एक अभिक्रिया, मानते हैं हमारे पास कोई एक अभिक्रिया इस प्रकार की है, इस प्रकार की। देखिए ये एक अभिक्रिया हमारे पास ए है आपका और यहाँ पर हम लिख देते हैं पी, यह आपकी अभिक्रिया है। अब चूंकि यहाँ ए और पी इसे लिख दिया है क्योंकि ए अभिकारक है और पी आपका उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो वेग है आपका वो अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। हमने लिख दिया अभिकारक ए। ठीक है, अब देखिए, जब आपका समय t बराबर 0 है, जब आपका समय t बराबर 0 है, यानी हम यहाँ लिख देंगे समय t बराबर 0 पर, जब आपका समय 0 है अर्थात टाइम 0, तो उस समय मान लीजिए जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता a थी। कितनी थी? उसकी सांद्रता a थी। और आपको पता है t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता तो a है, किंतु उस समय आपको उत्पाद नहीं बन रहा होगा, अर्थात उत्पाद हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये है। अरे भाई क्या किया, मान लीजिए हमको शरबत बनाना है तो हमने चीनी ले लिया और पानी ले लिया। ठीक है, तो चीनी लिए हैं और पानी, ये दोनों अभिकारक हैं। अभी मिलाया नहीं, अभी समय ही नहीं शुरू हुआ। जब मिलाएंगे तभी तो समय शुरू करेंगे, तभी तो समय काउंटिंग करेंगे। तो अभी हम लिए हैं अर्थात t बराबर 0, तो हमारे पास अभिकारक पानी और चीनी तो है, किंतु उत्पाद अभी नहीं बना है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद आपका उत्पाद बनेगा। तो जब t बराबर समय आपका 0 है तो उस समय जो अभिकारक A है इसकी सांद्रता A है मान लीजिए, और जो प्रोडक्ट है वो 0। अब कुछ समय बाद मान लीजिए हमने मिला दिया, अब कुछ समय लगेगा, तो मान लीजिए हमारा t समय हो गया। क्या है? समय t। अब समय हम क्या ले लेंगे, t। अब समय कुछ होगा, अब मान लीजिए समय t पर, अब आपका कोई समय है, ठीक है, माने t बराबर t पर लेंगे, तो उस समय मान लीजिए जो समय था आपका, मान लीजिए t समय लीजिए, t की जगह आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ समय है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए a से x मोल चले गए हैं, a से x मोल टूट गए हैं, तो x मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, ये हो गया। अब a के पास कितना बचेगा, अरे a था, x मोल चले गए, a मोल प्रारंभ में था, x मोल चले गए, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा a माइनस x। ये आपका हो गया। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे।
द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है? क्या कहता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम? कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा बताइए? गुडबर्ग और बैगे के द्वारा। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, यहाँ लिख देते हैं, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से, क्रिया के नियम से। क्या उन्होंने कहा था भाई बताइए? यही तो कहा था कि जो अभिक्रिया का वेग है, क्या है, जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर करता है? कितने मोल वियोजित हो गए उसकी सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता के अनुसार, है ना। तो जो अभिकारक का वेग है, माने रेट है आपका, वो आर आपका डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा? सांद्रता पर। किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? जो आपकी बची हुई सांद्रता। कौन सी सांद्रता बची हुई? ए माइनस एक्स। कितना बची हुई है? ए माइनस एक्स, यानी एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभिकारक ए, यानी जो आपका बचा हुआ है इसी पर हम देखेंगे। टी समय पर देख रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको अगर हम आर बराबर लिखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा के, और यहाँ से हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया आपका। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो हो गया हमारा समीकरण एक। ये कौन समीकरण हो गया हमारा? ये समीकरण हमारा हो गया एक। लेकिन रासायनिक बलगतिकी क्या कहती है? रासायनिक बलगतिकी क्या कहती है? वो कहती है अपने हिसाब से। तो रासायनिक बलगतिकी क्या कहती है? रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी के अनुसार, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ बटे समय, यही तो आपका रेट है। ये क्या कहता है? ये कहता है जो रेट है आपका, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? dx बाई dt के अनुसार होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dx बाई dt। क्या लिख सकते हैं? r बराबर हो सकता है dx बाई dt। ये t समय पर, समय हमने कितना लिया है? t लिया है, और वियोजन कितना हुआ? x हुआ। तो जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ x, परिवर्तन में लगा समय dt, ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यही तो वेग होता है। कौन कहता है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी कहता है सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय, अर्थात r इक्वल टू dx अपान dt। क्लियर हो गया? चलिए, ये होगा हमारा समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड r बराबर है, तो dx बाई dt बराबर होगा k इंटू ए माइनस एक्स के बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? या देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ दोनों समीकरण जब आपके हो गए तो हम लिख सकते हैं दाहिने पक्ष दोनों के बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर हो जाएगा k, और यहाँ से a माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना जब हो गया समीकरण 1 और 2 से, तो आप ये समझ लीजिए अब हम क्या करेंगे, जो आपके ये x वाले टर्म हैं इसको एक तरफ कर लीजिए और स्थिरांक वाले एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से a माइनस एक्स को इधर ले आएंगे और dt को राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटे a माइनस एक्स dx, इधर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा dt। ये हो गया। क्लियर? अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने से। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ समाकलन करने से
करने से। क्लियर? तो अब समाकलन के इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ लिखिए पहले 1/a माइनस एक्स dx, और यहाँ इसको लिखिए k dt लिखिए, और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ये हो गया आपका समाकलन का चिन्ह। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिए, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, पर परेशान मत होइए, आपको बस ऐसे ही करना है। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, कौन से यहाँ पर फार्मूला अपनाएंगे, क्या करते हैं आप इसको देख सकते हैं। जब ऐसा होता है 1/a माइनस एक्स dx होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log e बेस और क्या लिखेंगे 1/a माइनस एक्स। तो ये क्या नीचे तक वीडियो दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं आगे चलूँ, नहीं हम बदल देते हैं आगे तक। चलिए, नीचे अब कम दिखाई देगा इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा log e बेस। यहाँ log e बेस रहेगा, log रहेगा और उसका बेस e रहेगा, और इसी को उतार देंगे जैसे लिखा है। यहाँ लिख देंगे log e बेस, पेन क्या हो गया भैया, पेन इतना मोटा कैसे चलने लगा ये। चलिए, log e बेस 1/a माइनस एक्स, ये हो गया आपका, इधर काम समाप्त हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जरा यहाँ देखिए, इधर क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको हम अलग से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ पर जैसे आप k और dt लिखा है, ये इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे आप k को पहले करिए, अब इंटीग्रेशन dt करिए, फिर प्लस करिए, dt लिखिए, इंटीग्रेशन k करिए, यानी पहले k लिखिए और dt के समाकलन कीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर dt लिखिए, फिर आप इंटीग्रेशन k का करिए। तो यहाँ से जब यहाँ 1 होता है ना, यहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ से k और 1 के सापेक्ष जब dt आप 1 का समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ इसकी वैल्यू t आएगी। और यहाँ पर देखिए k और यहाँ k ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर स्थिरांक है, तो आपको हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा आपका kt बचेगा। क्या बचेगा kt, और साथ में हम लिख देते हैं वेग स्थिरांक, यहाँ c लिख देते हैं, कांस्टेंट कर लिख देते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका अभिक्रिया का नेतांक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं kt, क्या लिख सकते हैं kt लिख सकते हैं, k और dt क्या लिखेंगे k dt लिख सकते हैं, लेकिन dt के सापेक्ष किया गया है तो kt आपका t होगा, क्या होगा kt होगा। यहाँ से लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे kt और प्लस c, ये हमारा हो चुका इतना आपका पहला। अब देखिए एक और जानिए, इतना जब हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप इसको सिंपल a माइनस एक्स log e बेस इंटू a माइनस एक्स से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है log 1/x है। अगर आप इसको e बेस मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं log e x ऐसा लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ वही हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ माइनस, पहले हम ऐसे लिख देंगे log e बेस और यहाँ a माइनस एक्स लिख देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे। क्लियर? इस फार्मूले के आधार पर समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बस आराम से आप देखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक्स, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। अब जब ये इतना हो गया तो इसको इधर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे kt लिख देंगे और यहाँ पर c लिख देंगे। ये हमारा समीकरण हो गया 3, इसको लिख सकते हैं हम, समीकरण 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। क्या है आपका, ये समीकरण आपका 3 है, ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब देखिए तो t समय पर था, हम t बराबर 0 लेना चाहते हैं, हम t बराबर 0 लेना चाहते हैं, तो जब t हमारा 0 होगा तो उस समय x क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। भाई जब t बराबर 0, तो जो वियोजित हुआ भाग, सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ उसका हुआ ही ना होगा, बिल्कुल ना हुआ होगा, अर्थात x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ रेड पेन से लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए, जब
t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0। क्लियर? जब t इक्वल टू 0 तो हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 0। अब t 0 और x 0 की वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू, इनका मान 3 में रखने से, 3 में रखने से जरा देखिए क्या होगा 3 में रख देंगे। जब यहाँ 3 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस ए माइनस 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा के गुणे 0 और यहाँ पर सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, माइनस लॉग ई बेस ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब c की वैल्यू हम 3 में रखेंगे। अब यहाँ फिर हम रेड पेन का यूज करेंगे ताकि आपको समझ में जाए। ठीक है, c का मान 3 में रखने से, 3 में रखने से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, समाकलन विधि के द्वारा। देखते जाइए फटाफट। तो जब 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लॉग ई बेस ए माइनस सी एक्स बराबर के टी और यहाँ पर प्लस सी की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका माइनस लॉग ई बेस ए। लॉग ई बेस ए को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स, इधर आपका बचा के टी। ये हो गया। अब फिर एक सूत्र देखिए यहाँ पर, जब भी इस प्रकार लिखा हो लॉग ई बेस यम माइनस लॉग ई बेस यन अगर लिखा है तो हम इसको एक बार में ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ई बटे ई बेस एम बटे एन लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है। ठीक है, बायोलॉजी वाले परेशान मत ही, बस आप यहाँ होता तो होता ऐसे जान लीजिए। ठीक है, मैथ वाले भी देखिए, मैथ वालों को तो आता है लेकिन मैथ में भी इतने अच्छे बच्चे नहीं होते कि जल्दी इसको याद कर पाए। ठीक है, तो आप सब बराबर हैं, परेशान मत होइए, चाहे बायोलॉजी वाला हो चाहे मैथ वाला हो, आपको इतना समझना है। अब पढ़ना है तो समझना है। चलिए, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स हम यहाँ लिख देंगे ये, और यहाँ पर लिख देंगे, आपको क्या लिख देंगे, के टी लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए एक काम और देखिए, अब एक काम आप क्या करें, के निकालना है आपको। क्या निकालना है, के निकालना है। और के निकालने के पहले एक चीज़ और जानिए, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो बेस 10 पर करेंगे, लॉग बेस 10 पर करेंगे। तो लॉग ई जो बेस है ना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो आपका लॉग ई बेस होता है इसको हम 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, 2.303 ये लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे लॉग 10। ये होता है, क्या होता है, लॉग 10। तो जो और अच्छे से इसको समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉग ई बेस को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 आएगा और यहाँ लॉग 10 लिख जाएगा। तो हम लॉग ई की जगह इतना लिख देंगे। तो अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर भाई, आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 2.303 और लॉग बेस 10 लिख देंगे और यहाँ पर के टी लिख देंगे। अब यहाँ से के की जब वैल्यू निकालना चाहते हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा आप खुद चेक करिए, क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, कैसे निकाल सकते हैं। के बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 2.303 बटे टी कर दीजिए और यहाँ लॉग करिए
10 बेस कर दिया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस हुआ 1 मिनट, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी और आगे बढ़ा कर लिखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। इसको तो हमने लिखा ही नहीं, a बटे a माइनस एक्स, इसको तो हमने लिखा ही नहीं था, ये आपका ये, ठीक है। तो जब k की वैल्यू निकालेंगे तो t को इधर जाओ, बाकी सब कर दीजिए, तो 2.303/t होगा, और यहाँ से log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स होगा। ये आपका समीकरण वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निकल करके आ चुका है। ये क्या नीचे तक वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है। तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, फार्मूला निकल कर आ गई, जहां पर k वेग स्थिरांक है, t आपका समय है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और x t समय पर वियोजित भाग की संख्या, वियोजित सांद्रता है। क्लियर? अब यहां से अगर ये आपका हो चुका है, तो मैं आपको सबसे पहले प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी हमें यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो मात्रक में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चेक करिए क्या हो सकता है यहाँ पर मात्रक, पेन में चेंज कर लो। देखिए ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सांद्रता, ए क्या है, सांद्रता है, यहाँ सांद्रता में से सांद्रता घटाओगे सांद्रता आएगा, तो सांद्रता कट गया, log 10 की कोई वैल्यू नहीं, 2.30 न्यूमेरिकल वैल्यू है, बचा क्या t, यानी समय। क्या होता है समय, तो हम लिख देंगे समय की पावर -1, समय की पावर -1, ये हो जाएगा। अब अगर सेकंड में है तो सेकंड की पावर -1 होगा, और अगर मिनट में है तो मिनट की पावर -1 होगा, ये हो गया। और दूसरा चीज एक और इसमें से महत्वपूर्ण चीज निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, अर्ध आयु में संबंध। अर्ध आयु में संबंध आता है कि क्या होता है अर्ध आयु में संबंध, तो उसको आप देख लीजिए क्या होता है, k तथा t हाफ में संबंध। ध्यान रखिए यहाँ पर जो k है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो देखिए जब आपका समय आधा है, जब आपका समय अर्धायु काल क्या होता है, क्या यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है? 1 मिनट, इसको और अच्छे से मैं लिख दूं क्योंकि कम समझ में आ रहा, धब्बा जा रहा है, मैं इससे लिख दे रहा हूं कि तथा t हाफ में संबंध। ये अब टी हाफ क्या है, तो आपको पता ये है, टी हाफ क्या, अर्ध आयु काल है। अर्ध आयु काल क्या होता है, वह समय जितने समय में कोई भी अभिकारक है उसकी आधी मात्रा वियोजित हो जाता है, उसको कहते हैं अर्ध आयु काल। तो अगर टी हाफ है तो और उसकी प्रारंभिक सांद्रता ए है, तो जो वियोजित वाला भाग है वो कितना हो जाएगा, अर्थात x कितना हो जाएगा, a/2। क्या होगा, a/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिख दीजिए, सूत्र से देखिए, सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ k लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे 2.303, और यहाँ t को हाफ करेंगे, t हाफ अर्धायु काल लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 बेस। अब a तो प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ भी प्रारंभिक सांद्रता है, और जो वियोजित वाला भाग है वो a का हाफ है, क्या है, a का हाफ, तो a/2 हो जाएगा ये। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2.303 बटे t हाफ हो जाएगा, और यहाँ log हो जाएगा 10 बेस हो जाएगा, ऊपर a बचा, नीचे a/2 बचेगा, a से a कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2.303 बटे t हाफ, यहाँ पर log 10 बेस 2 हो जाएगा।
और log 2 की वैल्यू आपको पता है 30/10 होती है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 और log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है बटे आप t हाफ कर दीजिए ये। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में कितना आएगा, तो इनका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो मैं करके दिखा दूँ। क्या इधर दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है, पर देखते हैं, कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, तुरंत कर लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ हम ये दे रहे हैं 2.303, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देगा, कहाँ करें हम, यहीं करते हैं, कोशिश करते हैं। ये फटाफट करिए 30/10, तो यहाँ 0 0 0 0, फिर 3 0 3 2, फिर 0 0 0 0, फिर 3 त्रिकाई 9 0, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, तो 0 3 0 12 3 9 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 693 हम मान लेते हैं। तो यहाँ जो k की वैल्यू आपकी आ गई भैया ये 0.693, जीरो लगा दो बटे आपका t हाफ। ये हो गया आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया। कैसा लगा वीडियो, चेक करिए, देखिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करिए। हर आप जहाँ जहाँ आपके रिलेशन है, जहाँ जहाँ आपके स्टूडेंट्स हैं, भाई है, बहन को शेयर कीजिए और हमें उत्साहवर्धन कीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगर सवाल है तो सवाल करवाते हैं, या तो फिर कल सवाल बताएंगे। चलिए हमने एक सवाल लिख दिया, फटाफट इस सवाल को करते हैं, बस 2 मिनट में सवाल को कर लेते हैं। फिर कल आपका सवाल दोनों शून्य कोट की और प्रथम कोट की अभिक्रिया से रिलेटेड सवाल आपको ताबड़तोड़ करवाएंगे। पर आज आप इसको एक सवाल देख लीजिए। क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो उसमें 40 सेकंड में जो अभिकारक था वह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी 40 सेकंड में जो भी पदार्थ था वो आधा रह जाता है, मतलब आधा वियोजित हो चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि जो अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है, अर्थात k की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखते हैं। यहाँ पर टाइम कितना, देखिए टाइम इक्वल टू 40 सेकेंड है, ये आपका टाइम है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए कितना है, प्रारंभिक जो सांद्रता है मान लीजिए आपकी कितनी थी, आपकी a थी। ठीक है, और 40 सेकेंड में वियोजित हो गया, कितना वियोजित हो गया, आधा। तो अर्थात जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, a/2 आएगी। क्लियर। अब बस इसी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए k बराबर क्या होता है 2.303, और यहाँ लिखेंगे t, और यहाँ log 10 बेस a माइनस x, यही तो आपका फार्मूला है। तो यहाँ पर से वैल्यू सभी की पुट करते हैं। तो 2.303, यहाँ t कितना आपका 40 सेकेंड है, यहाँ log लिखिए, 10 बेस लिखिए, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, a थी, फिर यहाँ भी a लिखिए, और यहाँ a/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब a में से a/2 चलेगा, a/2 बचेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2.303 बटे 40, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 बेस a ऊपर रहेगा, a/2 नीचे। अब a से a कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303, यहाँ 40 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका log 10 बेस 2, और 2 की तो वैल्यू आपको पता है 0.3010, तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2.303 गुणे 0.30 और 10, 0.30 और 10 नीचे आपका 40 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, तो हमने तो गुणा किया था, अभी कितना आया था भैया, इनके जब गुणा किए थे तो 0.693 आया था ना, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, अभी तो हमने गुणा किया था 0.693, और नीचे क्या है आपका 40 सेकेंड है। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं पता है, इसको 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.6
193, इसको 4 लिख सकते हैं, ऊपर 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 10 निकाल ली और ऊपर लेकर 10 की पावर माइनस 1 हो गया। अब इसमें हम भाग दे देंगे, या तो एक काम और कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चलिए पहले भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे, पॉइंट हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, 9 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, 13 है, 4 3 12 हो जाएगा। बस इतना बहुत है यार, 10 की पावर माइनस 1 कर लीजिए। अब इसकी बात करें कि पॉइंट अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो 1.73 एंड 10 की पावर माइनस 2। और इसका मात्रक क्या होता, अभी आपको बताएगा मात्रक, सेकेंड की पावर माइनस, दैट इज योर आंसर। ये रहा आज आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, उसका समाकलित समीकरण के द्वारा वेग स्थिरांक का मान, सूत्र और एक इससे रिलेटेड सवाल। कल जो अगला वीडियो आएगा वो प्रथम कोटि, अर्ध आयु और शून्य कोटि की अभिक्रिया से संबंधित सवाल ताबड़तोड़ करवाएंगे, इसलिए कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक सभी प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट्स, सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।